हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी द्वारा निर्धारित जो नया सिलेबस है 2024 परीक्षा के लिए उसे निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, उसके एमसीक्यूज भी हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। 6ठी यूनिट लगभग हमारी समाप्त होने वाली है। जो भी नया पोर्शन जुड़ा हुआ है वो इसी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क रूप से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी 2-4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, उसमें कुछ न कुछ समस्या आ रही थी। रोजाना कुछ टेक्निकल कारण से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जल्दी से इनको सॉल्व कर लिया जाएगा और ये निःशुल्क शिक्षा का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। चलिए आज के मूल टॉपिक पे आते हैं। आज हम अर्थव्यवस्था के एक विशेष टॉपिक पर को पढ़ने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पे। ये सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं, और आगे बढ़ते हैं कि आपको ये पॉइंट हर तरीके से याद है। देखिए आज का हमारा सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मेरा जो मोटिव होता है वो ये होता है, या हर स्टूडेंट को इस प्रोसेस को फॉलो भी करना चाहिए, कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले ये समझे कि ये टॉपिक क्या है, इसमें कितना हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है। कैसे ऐसे ही किसी किताब को उठाकर उसमें से टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन के चक्कर में किसी भी टॉपिक में खूब सारा लिखने की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। आपको अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी और ना ही कम पढ़ना है किसी टॉपिक में। हमारी एग्जाम के हिसाब से जो चीजें परफेक्ट हैं वो हमें पढ़नी है, और इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप पुराने पेपर्स देखिए, मेंस में ये टॉपिक पहले रहा है, इससे हमें पता है कि ये कहां से कहां तक पूछ सकता है। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, इस शब्द का क्या अर्थ है ये समझ लेते हैं। देखिए नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ समझने के लिए हम समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों का आशय वैश्विक परिदृश्य और क्षेत्रगत आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थितिवार विवरण एवं विभिन्न चलन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और उसके घटक में हुए परिवर्तन ही भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां हैं। उम्मीद है ये आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए आसान शब्दों में इसे फिर से समझ लेते हैं। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्तियां होती हैं, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति शब्द से क्या अर्थ निकलता है, पहले हम प्रवृत्ति समझते हैं, फिर नवीन प्रवृत्ति क्या होता है ये समझेंगे। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति का अर्थ होता है या उसका मतलब है कि वो अर्थव्यवस्था किन छोटे छोटे घटकों या छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी हुई है, उनका अंशदान या उनका योगदान कितना है, अंशदान कितना है या योगदान कितना है, ये अगर आपको बताया जाए तो, और फिर समय के साथ साल दर साल 2020 में, 2022 में, 2023 में, समय के साथ साल दर साल उसके अंशों का योगदान कितना कम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, यही उस अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कहलाता है। तो मुझे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था जिन जिन चीजों से मिलकर बनती है, घटकों से मिलकर बनती है, उनका योगदान उस अर्थव्यवस्था में कितना है और साल दर साल वो कितना बढ़ या घट रहा है, इसी को हम उस अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कहेंगे। अब यहां शब्द लिखा हुआ है नवीन प्रवृत्तियां। क्या लिखा हुआ है? नवीन प्रवृत्तियां। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ है कि कौन कौन से नए क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में पैदा हुए हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में योगदान है। मूलतः जो जो नए क्षेत्र ऐड हुए हैं उनके योगदान और उनमें आने वाले परिवर्तन को हमें इसमें पढ़ना है। अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नवीन प्रवृत्ति में हम 3 प्रमुख क्षेत्र, क्योंकि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3 क्षेत्रों से मिलकर बनती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय को दूसरे नाम से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका क्या क्या
हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है, समय के साथ कितना उनमें परिवर्तन आया है, ये पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस ने हमें आदेशित किया है कि आपको ये पढ़ना है। इस टॉपिक से इतर और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ योजनाएं सरकार जरूर चलाती है जिससे इन घटकों में परिवर्तन आता है, तो उनकी भी बात हम इसमें करेंगे। मुझे उम्मीद है इतना इससे ज्यादा सरल हम और इसे न करें, क्योंकि उससे फिर कुछ और अर्थ निकलने लगते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, हमारे सिलेबस का जो मूल टॉपिक है वो पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति हमें 3 क्षेत्रों में देखनी है। पहला क्षेत्र बताया गया है कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 3 प्रवृत्तियां या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नई प्रवृत्ति उससे 3 क्षेत्रों पे क्या क्या नया परिवर्तन आया है वो आप देखिए, वही हम देखने वाले हैं। चलिए पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल प्रवृत्ति कैसी है उसको समझ लेते हैं, और फिर जो नया आते जा रहा है या जो 1950 से लेकर आज तक जो परिवर्तन हुआ है स्वरूप में उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में आज से कुछ वर्षों पहले, 100-200 वर्षों पहले, जब अंग्रेजों का इवेजन भारत में हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण भारत में हुआ, उन्होंने गुलाम बनाया भारत को, उस समय भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष महत्व रखता था। धीरे धीरे वो महत्व कम हो गया, उसको हम समझते हैं। सन 1700 की अगर बात की जाए तो 17वीं शताब्दी में भारत विश्व के व्यापार और विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 25%, 24.4% का योगदान देता था। बहुत बड़ी बात है ये। विश्व का गुरु हमें इसीलिए नहीं कहा जाता था कि हम ज्ञान के आधार पर बड़े थे। विश्व का गुरु हमें इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया था। विश्व में जितना पैसा था, जितना व्यापार होता था, उसका 24% व्यापार केवल भारत करता था, या विश्व के व्यापार में 24% चीजें हम खरीद और बेचते थे। बहुत ही बड़ा हिस्सा था ये, जो धीरे धीरे कम हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो विश्व के व्यापार में हमारा हिस्सा 4.2% था, और जब वर्तमान की बात की जाए तो 2023 में विश्व के व्यापार में हमारा हिस्सा 3.5% है। खैर ये कुछ वर्षों पहले 1% तक पहुंच गया था। जैसे भी बढ़ते जा रहा है, वर्तमान में 2023 में हमारा वैश्विक व्यापार में हिस्सा लगभग 3.5% पहुंच गया है, और इसे हमें लगभग 30% तक पहुंचाना है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मूल स्वरूप होगा, जो पूर्व में भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। एक पॉइंट से हमने भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता को समझने की कोशिश किया कि इतनी महान अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेजी आक्रमण के कारण गड्ढे में चली गई, और वो उसे वापस उठाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, और वो वर्तमान स्वरूप की बात करने से हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। वैश्विक एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। सबसे पहली विशेषता, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो लगभग अधिकांश एजेंसियों ने विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को माना है, जिसकी विकास दर 2023-24 के लिए 6.5 से लेकर 7% रहेगी। याद रखिएगा, हमारी विकास दर 2023-24 में 6.5 से लेकर 7% के बीच में है। खैर ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग भी बताया हुआ है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि विनिमय दर के आधार पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं क्योंकि एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत चालू वित्त वर्ष में, अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 6.3 रहने का अनुमान है, या विश्व बैंक कहता है कि विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस साल 6.3% की गति से आगे बढ़ेगी। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसके अनुसार जीडीपी की विकास दर 6.5% रहनी है। तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले साल 6.3 की गति से बढ़ी। इस साल हमारी जो ये अभी वर्तमान में चल रहा है 24 वाला 23-24, क्योंकि ये मार्च तक चलेगा, 31 मार्च तक, उसमें हमारी जो गति की दर है वो 6.5 है। आगे बढ़ते हैं। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत 142 करोड़ आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट याद रखना है
कि भारत वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा आबादी का देश बन गया। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में भारत जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है, जो 2040-45 तक बनी हुई रहेगी। और इसी कारण से जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भविष्य में भारत विश्व गुरु या विश्व की जो अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी भागीदारी निभाने वाला देश बनकर के उभरेगा। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, आपको यह भी याद रखना है। भारत की लगभग 63% आबादी जो है वो कार्यशील या युवा आबादी है। भारत की औसत आयु जो है वो 28% है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अगर किसी देश की औसत आयु कम होती है, बहुत कम होती है, अर्थात वहां बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है, एकदम मिडिल एज में है और हम सबसे अच्छी औसत आयु वाले देश माने जाते हैं, यहाँ युवा आबादी सबसे ज्यादा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे आप सबको याद रखना है, ये हर पॉइंट हमारे काम का है। और आगे कुछ और पॉइंट्स से समझ लेते हैं। PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021-22 में श्रम बल की भागीदारी 41.3% रही। इसका अर्थ क्या है कि अगर भारत में 100 लोग हैं तो उसमें से 41.3% लोग कमाने लगे हैं। और जैसे जैसे ये प्रतिशत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भारत विकसित देश होता जाएगा, वैसे ही भारत विकासशील से निकलकर विकसित बन चुका होगा। ये 41.3% तक पहुंच चुका है। भारत में कार्यबल लगभग 52 करोड़ कामगार शामिल हैं। और भारत में टोटल काम करने वाले लोग कितने अभी शामिल हैं? 52 करोड़, आपको याद रखना है। भारत का 46.51% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। आगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी आंकड़े को देखने वाले हैं। चलिए उन्हीं आंकड़ों पर चलते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में मूल रूप से पूछे जाएंगे। गिग अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गिग अर्थव्यवस्था ये क्या होता है? गिग अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी कोई अर्थव्यवस्था जिसमें काम करने वाले लोग स्थायी रूप से ना होकर अनुबंध के आधार पर, पॉइंट है, अनुबंध के आधार पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे गिग अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा, गिग अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी स्थिति को माना जाता है, क्योंकि गिग अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोगों को ज्यादातर स्वतंत्रताएं होती है कि वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ जाते हैं, काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात श्रम बल बढ़ता है और डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक व्यवस्था पैदा होती है अर्थव्यवस्था में, जिसे गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत में फ्रीलांसर अनुबंध आधारित रोजगार का चलन बढ़ रहा है और इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि भारत भविष्य में पूर्णतः गिग अर्थव्यवस्था हो चुका होगा। भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2020-21 में 77 लाख हो चुकी है। गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो स्थायी तौर पर किसी के लिए काम नहीं करते, वो किसी फ्रीलांसर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, वह व्यक्ति गिग वर्कर कहलाता है, याद रखिएगा। इसी से मिलकर गिग अर्थव्यवस्था बनती है, जिसमें 47% गिग वर्कर्स मध्यम शैली वाले रोजगार में संलग्न है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो बड़े लोग हुआ करते थे या जो ज्यादा पैसे लेने वाले लोग थे, केवल वही फ्रीलांसर का काम करते थे। अब भारत में 47% लोग मध्यम वर्ग के भी हैं, जो कम इनकम वाले लोग हैं वो भी गिग वर्कर के रूप में काम करने लगे हैं। गिग इकोनॉमी दक्ष मानव संसाधन की मांग पर संचालित है, इसीलिए भारत में बहुत सारे कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति कैसी है? सबसे पहली अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति है कि वह गिग अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को बदल रही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम कुछ और पॉइंट से इस अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव को समझते हैं और फिर एक एक टॉपिक से, जो आज का हमारा टॉपिक है कृषि, उसमें हुए नए बदलाव या नवीन प्रवृत्तियों की बात करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अनुसार बैंक खाता धारकों की संख्या 2015-16 में
53% थी, जो 2020-21-22 में बढ़कर 78% हो गई है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। तो दूसरी जो हमारी नवीन प्रवृत्ति है, पहला पॉइंट हमने गिग अर्थव्यवस्था देखा, दूसरा पॉइंट हमने देखा, देखो गिग अर्थव्यवस्था बनेगी कौशल विकास से, डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के डिजिटलाइजेशन से बनेगा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो वो हम बनते जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों की संख्या जो 2015-16 में केवल 53% थी, वो 2019 से 21 में बढ़कर 78% हो गई, जो क्या दर्शाता है कि भारत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रहा है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है भारत में। डिजिटल भुगतान की लिस्ट अगर देखी जाए तो 2022 में भारत 89.5 मिलियन लेन देन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था रहा है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 50 करोड़ जनधन खाते खोलने के बाद हमारा डिजिटल लेन देन और बढ़ा। डिजिटल भुगतान की लिस्ट अगर बनाई जाए विश्व में 2022 की, तो हमने 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन किए, लेन देन किए, जिससे विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन करने वाला देश भारत बन गया। 2022 में भारत ई कॉमर्स बाजार में भी 63 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम। 2 पॉइंट हमने समझ लिए। पहला, गिग इकोनॉमी बनती जा रही है, दूसरा डिजिटल इकोनॉमी बनती जा रही है। और हम अब आगे ना बढ़ते हुए मूल पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम शायद कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर फोकस करेगा। तो इन चीजों को हम सेवा क्षेत्र में और शामिल करेंगे, लेकिन अभी कृषि पर फोकस करते हैं कि कृषि की नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। उसके लिए हमें कुछ आंकड़े पढ़ने हैं। हम पढ़ते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन हुआ। अब हमें समझना है कि 1950 से लेकर के आज की तारीख तक हमारी अर्थव्यवस्था किस पैटर्न पर चली। देखिए, यहाँ एक सामने टेबल है, और ये टेबल मैंने अपने मन से नहीं बनाया। ये टेबल पूरी तरह इकोनॉमिक सर्वे से काट करके लगाया गया है। ये बता रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय अर्थात हमारा जीडीपी कितना है और हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी, इन 2 पॉइंट को, सकल राष्ट्रीय आय और जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, इन दो चीजों को हम एनालिसिस करते हैं 1950 से लेकर वर्तमान तक। जो भी आपके दोस्त मुख्य परीक्षा 2023 दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा इसे। 1950-51 में भारत का जीडीपी, सकल राष्ट्रीय आय जो था वो 10,181 था। आप याद रखेंगे, सकल राष्ट्रीय आय 10,181 करोड़ है, यहां पीछे लगाना है करोड़, इतना करोड़ था, जो 1990 में बढ़कर के 56,000 हो गया था। जो पहले 10,000 था वो बढ़कर के 5,68,000 पहुंच जाता है। वही 2010-11 में बढ़कर के 7,55,000 पहुंच जाता है, जो वर्तमान में 2,67,000 अर्थात 2.73 बिलियन की अर्थव्यवस्था हमारी हो चुकी है। ये हमारा 2023-24 का आंकड़ा है। आपको याद रखना है 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था इस गति से बढ़ी। देखो, आपको नवीन प्रवृत्ति समझना है। जब तक आप पुरानी स्थिति किसी भी पता नहीं करोगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, नवीन प्रवृत्तियां, तो जब तक आपको उसकी पुरानी स्थिति पता नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि नवीन स्थिति कैसी है। तो नया पुराने के आधार पर, पुराने में जो परिवर्तन होता है उसे ही नया कहा जाता है। तो अर्थात हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी, जो पुराना था और अब नए क्या स्थिति आ गई है, उसके आधार पर हमें परिवर्तन पता चलेगा। क्योंकि नया तो सब कुछ हो सकता है, आज से 50 साल पुरानी चीज भी नई कही जा सकती है, आज से 5 साल पुरानी चीज भी नई कही जा सकती है, और 1 दिन पुरानी भी नई कही जा सकती है। लेकिन पुरानी के कंपैरिजन में जब नई की तुलना करते हैं तो पुरानी और नई की दोनों की परिभाषा सटीक बैठती है। इसलिए 1950 और 1991-92, 2011-12 और 2022-23 के आंकड़ों की तुलना जरूरी है। हमारी जो सकल राष्ट्रीय आय है वो 1950 में 10,181 करोड़ थी, जो 91-92 में बढ़ करके 6,52,183 करोड़ हो गई, जो 2010-11 में बढ़कर 7,55,000 हो गई। और अब हमारी अर्थव्यवस्था 2 करोड़ 67 लाख हो चुकी है। अर्थात अब हमारी अर्थव्यवस्था 2023 में, अगर 22-23 के आंकड़े देखें तो 22 और 23 में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था 2.67 बिलियन, और अगर 23-24 की बात की जाए
तो 23-24 में हमारी अर्थव्यवस्था 2.73 बिलियन पहुंच चुकी है। ये आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसकी तुलना भी 1950 से लेकर आज की तारीख तक करते हैं। 1950 में जो प्रति व्यक्ति आय 265 रुपए हुआ करती थी प्रति व्यक्ति प्रति साल, वो 1991-92 में 6,833 रुपए हो जाती है। वही 2010 तक बढ़ करके 56,000 रुपए हो जाती है। और आज हमारे भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 रुपए है हर व्यक्ति की। देखिए, बहुत बड़ा चेंज है ये हमारी अर्थव्यवस्था में, और यही हमारी नवीन प्रवृत्ति है। ये जो नीचे आपको नया बदलाव दिख रहा है, यही हमारी नवीन प्रवृत्ति है कि अब हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है। आज हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,70,000 रुपए है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये याद रखिएगा, ये हमारे देश की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय है, जो बहुत ही बड़ा बदलाव है। कहाँ 1950 में प्रति व्यक्ति आय 265 रुपए हुआ करती थी, और कहाँ आज हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान कीमतों पर की जा रही हैं, चालू कीमतों पर की जा रही हैं। स्थिर कीमतों पर आय जो है वो कम रहेगी। आय का आकलन स्थिर कीमतों पर नहीं किया गया है, उसकी आवश्यकता नहीं, एक कोई सा भी आंकड़ा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, इसको समझते हैं, क्योंकि पहला जो पॉइंट हमें नवीन प्रवृत्तियों में पूछा गया है वो कृषि है, इसलिए मैं कृषि की बातें ज्यादा करूंगा इस वीडियो में। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, देखिए 1950-51 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि 51 रुपए कमा कर देती थी। योगदान का अर्थ समझिए कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है तो 100 रुपए में से 3 हिस्से होंगे। पहला कृषि से कमाए हुए पैसे, दूसरा उद्योगों से कमाए हुए पैसे, और तीसरा सेवा क्षेत्र से कमाए गए पैसे। देखिए, 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 51 रुपए जो कमाती थी, 51% हिस्सा जो है वो कृषि का था। 1991-92 तक आते आते ये घट करके 35% हो जाता है। 2011-12 में ये घट करके 18.9% हो जाता है, और 2023-24 में ये घट करके 14% हो जाता है। याद रखिएगा, इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली कृषि के क्षेत्र में पहली प्रवृत्ति है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटते जा रहा है। कृषि का योगदान डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को दर्शाने के लिए बनाया गया निशान है। याद रखिएगा, पहली कृषि की अर्थव्यवस्था, कृषि की नवीन प्रवृत्ति है, या कृषि के क्षेत्र में पहली नवीन प्रवृत्ति है कि कृषि का योगदान या कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कृषि और संपत्ति क्षेत्र में रोजगार। अब हम देखते हैं कि इस कृषि में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता था। 1950 में जहां 69 मतलब 70%, लगभग 70% लोग काम करते थे, वहीं 2001 में ये कम होकर के 64% हो गए, और 2022-23 में इनकी संख्या कम होकर 58% हो गई। क्या बता रहे हैं हम, समझिए। दूसरी प्रवृत्ति, कृषि के क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, अर्थात अगर पूरे भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या 100 मान ली जाए, तो उन 100 में से कितने प्रतिशत लोग केवल कृषि में रोजगार करते हैं, कृषि संबंधित कार्य करते हैं। 1950 में लगभग 70% लोग, अगर 100 लोग काम करते थे तो उनमें से 70 लोग केवल खेती में काम करते थे। 2001 में इनकी संख्या कम होकर 64% हो गई, और 2023 में इनकी संख्या कम होकर 58% हो जाती है। तो ये क्या दर्शाता है कि रोजगार की दर कम नहीं हो रही है, उस रेशो में, जिस रेशो में हमारा योगदान कम हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपए कमाते थे तो वो पहुंच जाता है 14 रुपए तक। मतलब अर्थव्यवस्था में जहां स्टार्टिंग में 50 रुपए का योगदान था, 51% का योगदान था, वो अब 2023-24 में 14 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन काम करने वालों की संख्या जो है वो उतनी रही। तो इससे तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्ति है वो और देखने को मिलती है कि भारत में जो छुपा हुई बेरोजगारी है, गुप्त बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी भाषा में कहा जाता है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी अत्यधिक है। समझिए, 58 लोग कितना कमा रहे हैं, 58 लोग केवल 14% पैसा कमा रहे हैं। इसलिए भारत में गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी प्रवृत्ति जो हमने बताई वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का बढ़ना, क्योंकि 2022-23 में 58% लोग जो हैं वो केवल 14 रुपए कमा रहे हैं। हम अब एक दूसरे को दोनों के साथ तुलना करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो, जहां कमाने की बात की वहां केवल कृषि से मिला 14 रुपए, और जहां काम करने वालों की बात की वहां हमने 58% लोग खर्च कर दिए, या 58% लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। तीन प्रवृत्तियां आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की इन आंकड़ों से समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली प्रवृत्ति पर बात करते हैं। देखिए, मैं क्योंकि अभी मेंस परीक्षा नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को शामिल नहीं किया है, मैं केवल आंकड़े रखा हूं आपके सामने ताकि आप आसानी से, कम होगा तो फटाफट याद कर पाओगे। अगर मैं इसे मेंस के हिसाब से पढ़ाने लगता तो बहुत सारा लिखना पड़ता मुझे थ्योरी। अभी मेंस नहीं पढ़ रहे हैं, मेंस के टाइम पे मैं फिर से मेंस पढ़ाऊंगा और यही टॉपिक को थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ाऊंगा। अभी हमें जो एग्जाम में प्री में पूछा जाता है उसी पर बात कर लेते हैं। आपको ये लेक्चर अटेंड करने से प्री के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस बात की मैं जवाबदारी ले रहा हूं। प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता, देखो 1950 में तो आंकड़े ही नहीं थे हमारे पास सर्वेक्षण के। 1970-71 में हमने जब आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किया तो हमें पता चला कि भारत के एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास 2.3 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, अर्थात वो इतनी जमीन पर खेती कर सकता है। ये धीरे धीरे 2015-16 में कम होकर 1.8 हेक्टेयर हो जाता है और 2022-23 में घट करके 1% या 1 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हो जाता है। और ये किस चीज को दर्शाता है? देखो, पहले तो ये पॉइंट समझो हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता, कि भारत में एक व्यक्ति के हिसाब से कितनी जमीन उपलब्ध है। तो भारत में प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता 1970 में जहां 2.3 हेक्टेयर थी वो 2022-23 में कम होकर केवल 1 हेक्टेयर हो चुकी है। देखो, 2.3 का आधा भी नहीं बचा, अर्थात प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसका यह अर्थ है। और फिर भी हम सरप्लस उत्पादन में चल रहे हैं, हमारा जो अनाज उत्पादन है वो सरप्लस होता है। इसका अर्थ है कि हम जो पैदा कर रहे हैं वो प्रति हेक्टेयर पैदावार हमारी बहुत गुना बढ़ चुकी है। इसका सीधा अर्थ है, तो इसकी एक चौथी प्रवृत्ति आपको समझ आई होगी कि प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कम होती जा रही है लेकिन प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्धता बढ़ती जा रही है, यह याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सकल राष्ट्रीय आय और सकल निवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी रही, ये पॉइंट और कवर कर लें हम। देखो, 1950-51 में आप ये पॉइंट शायद समझ ना पाए, इसकी थ्योरी पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। सकल राष्ट्रीय आय अर्थात जीडीपी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर। देखो, अभी हमने अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस साल वृद्धि दर कितनी रही? 6.3% वर्ल्ड बैंक के हिसाब से और 6.5% इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो ये वृद्धि दर की बात की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर रही। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेकर 2023 तक कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज है वो हम देख रहे हैं। 1950-51 में जहां 6.4% की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दर्ज की थी, 1990 में जहां हमने 16% की वृद्धि दर्ज की थी, वहीं 2023 में हमने 15% की वृद्धि दर्ज की है। याद रखिएगा, ये वार्षिक वृद्धि है सकल राष्ट्रीय आय में वर्तमान कीमतों पर। मैं सतत कीमतों की बात करूंगा तो उसी पर पहुंच जाएंगे 6.5 पर। तो भी मैं 6.5 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तमान स्थिति या स्थिर चालू कीमतों की बात कर रहा हूं। अगर स्थिर कीमतों की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला 1950-51 में 3.1 की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो 1990 में 5.3% रही और वर्तमान में हम 6% की वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने इतिहास से आज की तारीख में ज्यादा वृद्धि दर्ज करती जा रही है। देखो, पहले हम केवल 3% वृद्धि दर्ज करते थे, फिर हम 5% वृद्धि दर्ज करने लगे और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5 या 7% वृद्धि दर्ज करती है, जो अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय में पहले केवल 4% वृद्धि होती थी, वर्तमान में हमने 13.5% हर साल वृद्धि करना शुरू कर दिया। लगभग 13.5-14% वृद्धि हर साल प्रति व्यक्ति आय में होती है। यह आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सकल राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी में वृद्धि हो गई। खैर, इसे मैं टेबल के रूप में बता चुका हूं। देखिए, अगर हम 1950 की बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय 255 रुपए थी।
1960-61 में ये 369 रुपए हुई, 80-81 में ये 1784 रुपए हुई, 2006-7 में ये बढ़कर 29,000 हो गई और वर्तमान में हमारी 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई है। खैर इसे मैं टेबल में आपको और अच्छे से बता चुका हूं। आगे हम बात करते हैं कृषि के ही खाद्यान्न उत्पादन की, क्योंकि कृषि से ही पैदा होता है खाद्यान्न। तो खाद्यान्न उत्पादन कब कितना कितना रहा उसे हम समझते हैं। 1950-51 में भारत में केवल 52 मिलियन टन अनाज पैदा होता था, खाद्यान्न पैदा होता था। हम 1950 में आजादी के समय की बात कर रहे हैं कि आजादी के समय भारत में केवल 52 मिलियन टन अनाज उत्पादन होता था, जो 2021-22 में बढ़कर 315 मिलियन टन हो गया। देखिए 1950 में जो 52 था उसमें 6 गुना वृद्धि हुई। जब 6 गुना वृद्धि करेंगे तो ये लगभग 312 पर पहुंच जाएगा और लगभग 6 गुना वृद्धि करके हम 315 मिलियन टन अनाज पैदा किए हैं 2021-22 में। 2021-22 से तुलना अगर 22-23 की जाए तो 22-23 में हमने 329 मिलियन टन अनाज उत्पादन किया है, जो 21-22 की तुलना में 14 मिलियन टन अधिक है। अर्थात हर साल 14-15 मिलियन टन, 20 मिलियन टन अनाज ज्यादा हम पैदा कर लेते हैं। ध्यान से अर्थ समझिए, एक साल में पूरे भारत के किसानों द्वारा जो अनाज पैदा किया जाता है उसे कहेंगे कुल खाद्यान्न उत्पादन। ये 1951-52 में हमारे किसानों द्वारा पैदा किए गए 52 मिलियन टन से लगभग 6 गुना ज्यादा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी प्रगति को दर्शाता है। अर्थात हमारी एक और प्रवृत्ति हो गई, नवीन प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में, कि अनाज उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। क्या हो गया? अनाज उत्पादन लगातार बढ़ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में एक और प्रवृत्ति है। अब मैं नंबरिंग नहीं बताऊंगा, हर स्लाइड पे एक नवीन प्रवृत्ति मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध करते जाऊंगा। आपको ये सब आंकड़े याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, बहुत रिसर्च डेवलपमेंट के बाद ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और एक भी आंकड़ा मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे की वो कॉपी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज भी दूंगा ताकि आप इनको क्रॉस चेक भी कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर 1950-51 में तो नापने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 72-73 से बेरोजगारी दर का मापन शुरू हुआ। पहली बार जब नापा गया तो हमारे भारत में 8.3% लोग बेरोजगार थे। 2008 में बेरोजगारी का प्रतिशत 5.4% था। 2014 में भी हमारे यहाँ बेरोजगारी का प्रतिशत 5.4% था। लेकिन जैसे ही कोविड आता है, देखिए वैसे तो हमारी जो बेरोजगारी दर थी वो 5% से 6% तक बनी रहती थी। मतलब भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 5 से 6 के बीच में रहती थी। लेकिन कोविड-19 आ जाने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और कोविड-19 के बाद भारत विश्व की सबसे अच्छी रिकवर करने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। 2023 में जहां हमारी बेरोजगारी दर 8% थी, वो 2024 में घट करके 8% से 6.5% हो गई, जो बेरोजगारी के कम होने और रोजगार की उपलब्धता को बढ़ने को दर्शाता है। तो भारतीय कृषि की या भारतीय अर्थव्यवस्था की एक और प्रवृत्ति है, बेरोजगारी दर धीरे धीरे कम हो रही है और नवीन रोजगारों का धीरे धीरे सृजन हो रहा है, ये याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मूल उद्योगों के अनुसार बुनियादी कीमतों में सकल मूल्य संवर्धन वृद्धि दर। देखिए अब हम समझ रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, पहला क्षेत्र है कृषि वानिकी उद्योग जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा निर्माण विनिर्माण बिजली गैस आपूर्ति जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, तीसरा है व्यापार होटल और बाकी की जो चीजें हैं उनको सबको। तो हमें पहले तो केवल इस टॉपिक में पहले ही पॉइंट पर फोकस करना है कि कृषि क्षेत्र में हमारी वृद्धि दर कितनी रही। कृषि क्षेत्र में 1950-51 में केवल 2% वृद्धि दर भारत करता था, जो 1991-92 तक आते आते तो माइनस में चली गई थी। अर्थात भारत में जो पैसा उत्पादन होता था वो कृषि क्षेत्र में 1990 की तुलना में 91 में 1.2% कम होने लगा। 2011-12 में हमने बहुत अच्छी प्रगति कर ली, 9.6% की वृद्धि दर की, जो वर्तमान में लगभग 3.3% है। ये हम क्या बात कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का है उसमें हमने वृद्धि दर कितनी हासिल की 1950 से लेकर आज तक।
तो 1950 में प्राथमिक क्षेत्र जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें वृद्धि जो है वो पहले शुरू में केवल 2% हुआ करती थी। जब आर्थिक मंदी का दौर आया तो हम माइनस में चले गए, लेकिन 2010-11 में सबसे अच्छी प्रगति हमने दिखाई, 9.6% रही, जो वर्तमान में 3.3% हर साल बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के जो घटक होते हैं, कृषि के घटक हैं पशुपालन, मत्स्य पालन और अंडा उत्पादन। पशुपालन, मछली पालन और अंडा उत्पादन ये भी कृषि के अंदर शामिल किए जाते हैं। देखो हमारे मध्य प्रदेश में इन सब चीजों को कृषि क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए हम इनके उत्पादन की बात कर रहे हैं कि 1950-51 में जहां दूध उत्पादन की बात की जाए, पशुपालन से दूध उत्पादन होता है, तो पशुपालन से दूध उत्पादन जहां 1950 में 17 मिलियन टन होता था, कितना होता था? 17 मिलियन टन। वही 1960 में बढ़कर 20 मिलियन टन हुआ, 70 में वो 22 मिलियन टन हुआ, 80 में 31 मिलियन टन हुआ, 90 में 53 मिलियन टन हुआ और 2001 में वो 80 मिलियन टन हुआ, 2010 में 121, 2020 में 209। अब देखिए आप 2010 से लेकर 2020 तक का जो चेंज है, परिवर्तन है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां हम हर साल 10-15 टन की वृद्धि करते थे, या हमने 121 से सीधे 210 टन, 209 टन पर, मिलियन टन पर छलांग मारी, जो विश्व में सबसे अच्छी स्थिति को दर्शाता है। दुग्ध उत्पादन के में जितनी प्रगति भारत ने की वो विश्व का कोई देश नहीं कर पाया 2010 से लेकर 2020 की अवधि में। ये आप याद रखेंगे कि वर्तमान में 2022 में हमारे यहाँ दूध उत्पादन 220 मिलियन टन हो गया और विश्व में बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि, तो वृद्धि दर के हिसाब से भारत सबसे अच्छा देश बना दूध उत्पादन के क्षेत्र में। फिर विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात नहीं की जा रही, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में दूध उत्पादन में? आपको याद रहा होगा, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। अंडे उत्पादन की बात करते हैं, देखिए 832 मिलियन टन अंडे हम 1950 में पैदा करते थे, जो धीरे धीरे बढ़ते गए और वर्तमान में हमारे यहाँ 12,96,000 अंडे उत्पादन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनमें से वृद्धि को दर्शाना है कि ये एकदम वृद्धि को दर्शाता है। ऐसे ही मछली उत्पादन जो केवल 752 मिलियन टन था, वो धीरे धीरे बढ़कर के 16,000 मिलियन टन, देखो जो 700 था वो वर्तमान में 16,000 मिलियन टन पर पहुंच चुका है। अब यहाँ मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं क्योंकि इतने आंकड़े याद नहीं हो पाएंगे। याद रखिए इतना हमने परिवर्तन किया है, तो जो 700 है वो 2.5 गुना वृद्धि कर चुका है, या हम मछली उत्पादन के क्षेत्र में 2.5 गुना वृद्धि कर चुके हैं। अंडे उत्पादन में लगभग हम 9 गुना वृद्धि कर चुके हैं। आज तक आजादी के बाद हमने 9 गुना वृद्धि की है और हमने दूध उत्पादन में लगभग 7 गुना वृद्धि की, या प्रतिशत नहीं है, 7 गुना वृद्धि की है। आगे बढ़ते हैं। बिजली आपूर्ति, देखिए कृषि के लिए सबसे जरूरी जो घटक आज की तारीख में है वो सिंचाई है, और सिंचाई पूरी तरह निर्भर करती है कृषि बिजली की उपलब्धता पर। हमने उसको भी लगातार बढ़ाया है। 1950 में जहां विद्युत की उपलब्धता, देखिए मैंने यहाँ जो विद्युत की उपलब्धता है वो तोड़कर भी लिखा है, जल विद्युत, तापीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और न्यूक्लियर ऊर्जा। देखिए 1950 में न्यूक्लियर ऊर्जा 0 थी, 60 में भी 0 थी, 70 में 0.4% हिस्सेदारी थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 6.8% हो चुकी है। ये पूरे आंकड़े आपको एकदम रटने हैं, पूरी तरह से मेंस परीक्षा में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अगर ये आंकड़े मेंस परीक्षा में इकोनॉमिक्स पोर्शन में लिख दिए जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। खैर प्री में भी यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनने हैं आपको, इसीलिए ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जल विद्युत का उत्पादन जो योगदान था, पहले ओवरऑल बात करते हैं, पूरी विद्युत, यहाँ जोड़ लिखा हुआ है, अर्थात पूरी विद्युत का जो उपयोग है, उत्पादन है, वो 1.8 हजार मेगावाट हुआ करता था 1950 में, जो धीरे धीरे बढ़ करके 1.8 से लेकर हम 400 मेगावाट, 1000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। वर्तमान में हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो 399.5 हजार मेगावाट है। देखिए कितनी प्रतिशत वृद्धि है, कितने गुना वृद्धि को दर्शा रहा है। देखिए न्यूक्लियर पावर तो 0 था, जो बढ़कर 6.8 हजार मेगावाट हो चुका है।
नवीकरणीय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तापीय कम होते जा रहा है। देखिए तापीय वैसे तो बढ़ रहा है लेकिन अब हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल विद्युत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे आंकड़े टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेकर बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, यहां तक के सारे आंकड़े काम के हैं। ये जल विद्युत की 1950 से लेकर के आज तक की स्थिति को बता रहा है। ये तापीय ऊर्जा की 1950 से लेकर आज की स्थिति को बता रहा है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को स्थिति को आज तक दर्शा रहा है। तो आपको लास्ट के सारे आंकड़े वर्तमान में याद करने हैं और मुख्य परीक्षा में इनकी तुलना करके हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमारी एक नवीन प्रवृत्ति पैदा होती है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत लगातार वृद्धि करने वाला देश बना है, हमने हर एक क्षेत्र में वृद्धि की है, लेकिन वर्तमान में हम नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा 1980 तक जीरो था, 1990 तक जीरो था, जो 1990 के बाद 2001 में केवल 1.6 हजार मेगावाट था, जो 2001 तक बढ़कर 2011 तक बढ़कर 11,000 मेगावाट रहा और 11 से लेकर के हमने केवल 21 तक लगभग 94,000 मेगावाट तक उसको पहुंचाया है, जो लगातार वृद्धि को दर्शा रहा है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि फसलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृषि की बात कर रहे हैं और वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी भी एक टेबल की तुलना कर लेते हैं। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004-05 में जो 560 रुपए था वो वर्तमान में 2040 रुपए है। याद रखना है, ये तुलना हमको करनी पड़ेगी ताकि हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी लगातार वृद्धि हम कर रहे हैं। देखिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2004-05 में 640 रुपए था वो वर्तमान में 2125 रुपए है, जो 5 गुना वृद्धि को दर्शाता है। और भारत की सरकार ने 2700 रुपए इसको करने का प्रावधान किया है। तो ये हर एक क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करता है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे यहाँ 23 फसलों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी किसानों ने इसी के लिए आंदोलन किया कि हर एक क्षेत्र पर एमएसपी का निर्धारण हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। वर्तमान में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इन 23 को आप 14 और 7 के रूप में बांटेंगे। 14 और 7, 14 कौन सी? खरीफ की फसलें और 7 रबी की फसलें। इस तरह से याद कर लेंगे, ओवरऑल याद कर लीजिए 23, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, अब कुछ योजनाओं की बात करते हैं कि जिन योजनाओं के कारण कृषि क्षेत्र में और ज्यादा नवीनता आई। कुछ 6, 7, 8 योजनाएं रही जिन्होंने कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का विकास किया। अब उन नवीन प्रवृत्तियों पर फोकस करते हैं। पहला है पीएम प्रणाम योजना, 2023 में ही शुरू की गई। 23-24 के बजट में इस घोषणा का ऐलान किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 में इसका प्रावधान है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएम प्रणाम योजना। ये पीएम प्रणाम योजना क्या है, किस चीज के लिए आई है, ये याद रखिएगा। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है या इस योजना का मूल उद्देश्य। याद रखेंगे कब शुरू की गई, 2023-24 के बजट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। प्रधानमंत्री कुसुम का फुल फॉर्म है के फॉर किसान, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के नाम से एक योजना चलाई गई 2019 में, कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। याद रखेंगे ये क्या है, किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और वो जो ऊर्जा पैदा हो रही है उन ग्रिडों को बेचने की क्षमता प्रदान करने की योजना है। इसके अंतर्गत 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर हम 2026 कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति क्या है, इससे समझते हैं कि किसानों की आय 2 गुनी करनी है। किसानों की आय कितनी करनी है? 2 गुनी। तो उन्हें वैकल्पिक चीजें दी जाए, कि वैकल्पिक चीजें ये दी जाए कि किसान अपने ही खेत में अनाज उत्पादित कर ले और जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उनमें सोलर पैनल लगवा दे। उसी सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से वो अपना काम चला ले, और अगर बच रही है ऊर्जा तो वो भारत सरकार को बेच दे, और वो भारत सरकार खरीदने को तैयार है। और उसी लिए लाई गई योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना। पैनल भी सब्सिडी पर सरकार देगी और उन पैनलों से किसान
एक तो फसल उत्पादन अच्छे से कर पाएगा क्योंकि विद्युत आपूर्ति अच्छी होगी, और दूसरी प्रवृत्ति की उसको और ज्यादा इनकम जनरेट होने लगेगी, जेब में इनकम आने लगेगी। याद रखिएगा पीएम कुसुम योजना, पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई और इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। ये याद रखिएगा। ये योजना क्या है भैया, देखो आज तक भारत के किसान जो खेती करते थे वो परंपरागत कृषि होती थी। कैसी कि उसकी जो इच्छा है, जो सब लोग बो रहे हैं, सब लोग गेहूं बोते हैं, वो भी गेहूं बोए। लेकिन हमने इस योजना से क्या किया, तकनीकी कृषि को बढ़ावा दिया। परंपरागत कृषि के स्थान पर तकनीक आधारित या साइंटिफिक, बोले तो साइंटिफिक कृषि करने को बढ़ावा दिया कि पहले चेक करो कि आपकी खेती में, आपके खेत में किस चीज की उत्पादन ज्यादा होगा और उसके बाद आप उसमें फसल लगाओ। इस तरीके की कृषि को बढ़ावा देने के लिए आई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मृदा की गुणवत्ता से परिचित कराना, मृदा की गुणवत्ता की जानकारी देना, ताकि हर किसान अपनी मृदा में क्या अच्छा होता है इसकी जानकारी लेने के बाद उससे लगाए। ऐसे ही ई नाम योजना आई। ई नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। किसानों को अपने उत्पादन बेचने के लिए इनाम योजना लाई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये भी याद रखेंगे। ये भी एक नवीन प्रवृत्ति है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी एक नवीन प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी 2015 में आई। इसका नारा क्या था, प्रति बूंद अधिक फसल, हर एक बूंद अधिक फसल हो जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए देश के कृषि भूमि को सिंचाई का संरक्षित स्रोत उपलब्ध कराने के लिए ये योजना आई और इसने कृषि की सिंचाई क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार किया है। तो नवीन प्रवृत्ति होगी कृषि के क्षेत्र में। पहले हम एक फसलीय खेती करते थे, अब हम 3 फसलीय खेती करने लगे हैं, अर्थात धीरे धीरे हमारी जो खेती करने की स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ रहा है। पहले हम शुष्क कृषि करते थे, अब हम सिंचित कृषि करने लगे हैं। ये एक नवीन प्रवृत्ति है। देखो मैं चाहता तो आपको ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बोल करके बता देता, लेकिन मेरा ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उससे प्री परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट और डाटाज आपके कंप्लीट नहीं होंगे। मेरा उद्देश्य है कि ऐसी चीजें मैं आपको बताऊं जिससे सीधा प्रश्न बन जाए, इसलिए ये आंकड़ों पर फोकस किया जा रहा है। एक और फसल योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब आई थी, 2016 फरवरी में। किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि की स्थिति में आर्थिक सहायता देने की योजना है। इस योजना में आपकी फसल का एक बीमा किया जाता है, उसकी राशि किसान को देनी होती है, वो बहुत कम होती है। उसके बदले में अगर उसकी कृषि में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भी हानि हो जाए, उसका उत्पादन ना हो, तो फिर कंपनी उसे मुआवजा या आर्थिक सहायता देती है। ये ही योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और जो हमारी खेती को कहा जाता था मानसून का जुआ, उस मानसून के जुए की प्रकृति को बदलना। देखो पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में, नवीन प्रवृत्ति। हमारी कृषि को कहा जाता था मानसून का जुआ। क्या कहा जाता था, मानसून का जुआ। तो इस मानसून के जुए को बदलने का काम हमने किया है सिंचाई योजना से और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। क्योंकि जुआ यूं कि अगर पानी गिरा तो फसल होगी और पानी नहीं गिरा तो नहीं होगी, आपको नुकसान हो जाएगा। जुए के जैसा है कि अगर जीते तो लाख के और नहीं जीते तो खाक के। लेकिन किसान के लिए इस स्थिति को बदला इन 2 योजनाओं ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने उसको पानी पहुंचाया कि पानी गिरे ना गिरे तुम्हारे खेत में सिंचाई हो, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने उसको और ज्यादा संबल दिया कि अगर पानी गिरा या नहीं गिरा और फसल बिगड़ गई तो तुम्हें फिर भी पैसे तुम्हारे अकाउंट में जरूर आ जाएंगे। इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2 योजनाएं और बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई और हर एक देश के किसान को हमने 2000 रुपए 3 किश्तों में देना शुरू किया, जिससे किसान को आर्थिक सहायता मिल सके, छोटी छोटी जरूरतें वो अपनी इस योजना के माध्यम से पूरी कर सके। तो भारतीय जो कृषि है उसका एक स्वरूप था कि किसान हमेशा ऋणग्रस्तता की स्थिति में रहता था। तो इस योजना से उसकी जो छोटी छोटी जरूरतें उसके लिए उसे ऋण नहीं लेना पड़ता, इससे वो ऋणग्रस्तता की स्थिति से बाहर आया।
एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी इसी प्रकार के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड हमने ला दिया KCC, तो अगर आपको ऋण चाहिए तो सरकार देगी, वो भी बहुत कम ब्याज पर। तो ऋणग्रस्तता से बाहर निकालने के लिए KCC लाए गए, और छोटी मोटी जरूरतों को पूरे करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आ गई, और मत्स्य पालन करने वाले लोगों की जो छोटी छोटी जरूरतें थी उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड बने वो इस मत्स्य संपदा योजना से लाए गए। योजना के तहत क्रेडिट कार्ड धारक किसानों और मछुआरों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया गया। तो आप भारतीय कृषि के नवीन प्रवृत्तियों को समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों की बात करनी है। देखिए, इस टॉपिक में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। हमारा जो पहला स्लाइड है वहां चलते हैं हम। हमारे पहले स्लाइड में हमने यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, और उसमें पूछा गया है कृषि क्षेत्र। देखो, 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर हमसे पूछा जाता क्वेश्चन कि भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं मैं। अगर यहां सिलेबस में लिखा रहता कि भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, क्वेश्चन ऐसे अगर टॉपिक में लिखा होता भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, तो अब ऐसी स्थिति में हमें पढ़ना पड़ता कि हरित क्रांति आई, दूसरी हरित क्रांति आई, फिर हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ ली, कौन कौन सी नई किस्मों को इजाद कर दिया, कौन कौन सी और नई नई टेक्नोलॉजी ला दी। हम यहां पढ़ते कि बीजों में क्या परिवर्तन किया। कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति नहीं पूछी। देखो, क्वेश्चन ये नहीं है भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति किसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो आप गलती से अगर कोई यूट्यूबर, कोई भी टीचर, वैसे तो इस टॉपिक का अभी तक यूट्यूब पे कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नादान टीचर आपको ये पढ़ाने लगे भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, तो याद रखना ये जियोग्राफी का टॉपिक है। कृषि में नवीन प्रवृत्तियां जो जियोग्राफी में पढ़ी जाती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां कृषि के क्षेत्र में। तो हमें केवल कृषि इसलिए पढ़ना है कि कृषि के आंकड़ों से हम अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है उन्हें समझेंगे, और वो पढ़ना है इस टॉपिक में। आप गलती से भी भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां पढ़ने मत लग जाना। आपको लगेगा बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वहां आपको नई नई टेक्नोलॉजीज बताई जाएंगी, नई नई चीजें बताई जाएंगी, लेकिन वो इस टॉपिक की मांग नहीं है। इस टॉपिक में ये चीजें नहीं पढ़नी है, गलत हो जाएगा, आपका नुकसान है उसमें, क्योंकि एग्जाम में वो पूछेगा ही नहीं। एग्जाम में पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां 3 क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति है, उद्योग के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति है, और सेवा के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति, ये हमसे पूछा जाएगा। तो आपको शायद ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। अब हम अपने मूल पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कुछ योजनाओं की जिनके माध्यम से भारतीय कृषि को हमने परिवर्तित किया, हमने एक नया सिस्टम और अपनाना शुरू किया। हम जो विश्व में प्रचलित टेक्नोलॉजीज हैं उनको कृषि में अप्लाई करने लगे। जैसे एक मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, वैसे ही जियोग्राफी में पढ़ाया जाना चाहिए श्री पद्धति। एग्जाम सीधी पूछ सकती है आपसे प्रश्न की श्री पद्धति का संबंध किस चीज की खेती से, चावल की खेती का उन्नत तरीका। श्री पद्धति क्या है, चावल की खेती का उन्नत तरीका, और ये मध्य प्रदेश में अपना लिया गया है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट है। एक पद्धति होती है श्री, SRI का फुल फॉर्म याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, क्या कृषि करने की एक पद्धति है नई जो अब मध्य प्रदेश में लागू की जा चुकी है। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन योजना, तो श्री पद्धति के प्रयोग के धान की बुआई का क्षेत्र जो है वो बढ़कर 5.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये मध्य प्रदेश की बात की जा रही। उत्पादन में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। तो श्री प्रतिशत से चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 100%। 1983 में मेडागास्कर में विकसित की गई थी इस पद्धति को, और मध्य प्रदेश की सरकार ने 2003 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, और वर्तमान में ये पूरी तरह मध्य प्रदेश में लागू की जा चुकी है धान की बुवाई के लिए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि की एक और प्रवृत्ति छोटी सी हमें और याद रखनी है, जैविक खेती। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और कृषि की एक नवी प्रवृत्ति जैविक खेती है। जैविक खेती क्या होती है, कृषि की वह विधि जो संश्लेषित उर्वरकों को और संश्लेषित कीटनाशकों के प्रयोग
या उनके न्यूनतम उपयोग पर आधारित हो, और जो भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट आदि के उपयोग को बढ़ावा देती हो। समझ नहीं आया होगा तो मैं सरल शब्दों में कर देता हूं। देखो, जैविक खेती क्या होती है? जो हम दवाइयां छिड़कते हैं, जो हम खाद डालते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनने वाला खाद है, जो दवाइयां फैक्ट्रियों में बनती है, उसके उपयोगों को कम से कम करना, और जो प्रकृति में पैदा होता है उसके माध्यम से खेती करने की जो पद्धति होती है उसे कहते हैं जैविक खेती। समझ आ गया होगा? जो प्रकृति में पैदा होता है उनकी मदद से खेती करने को जैविक खेती कहेंगे। फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीजों की मदद से खेती को कम करना और प्रकृति में पैदा होने वाली चीजों को बढ़ाना ही जैविक खेती कहलाएगा। मध्य प्रदेश में 2001-2 से ये जैविक खेती की व्यवस्था या आंदोलन चलाकर हमने इसे लागू किया, और मध्य प्रदेश में लगभग 3,500 गांवों में जैविक खेती की जा रही है। ये पॉइंट ऐसे ही याद रख लेना। ये पॉइंट अभी अगर मैं पढ़ाने लगा तो फिर हम जियोग्राफी में चले आएंगे, हमें जियोग्राफी में नहीं जाना है। हमें ये याद रखना है कि देश में जैविक खेती को अपनाने वाला या पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ये याद रखना, 2019 की परीक्षा में एमपीपीएससी पूछ चुका है। जैविक खेती 2022 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ लगभग 16,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जैविक खेती हो रही है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद के उत्पादन में 14,02,000 मीट्रिक टन रहा, जो क्षेत्रफल के साथ ही देश में सर्वाधिक है। ये पॉइंट याद रखना, देश में सर्वाधिक जैविक खेती करने वाला, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जैविक खेती करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और उत्पादन के आधार पर भी जैविक उत्पादों के सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। आप सभी को याद रखना है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखो, कृषि की नवीन प्रवृत्तियां नहीं पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां पढ़नी है कृषि के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां आंकड़ों पर आधारित होती है, कृषि की नवीन प्रवृत्तियां टेक्निक पर आधारित होती है, दोनों में अंतर है। तो टेक्निक वाला पोर्शन भूगोल में कंप्लीट करेंगे, यहां हमें आंकड़ों वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों को यह समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को यह समझ में आता है तो आप प्रयास कीजिएगा कि इसे अपने स्टेटस पर लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा और अच्छी शिक्षा है जो हर एक बच्चे तक पहुंचे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के युग में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गलत वीडियोस देखकर या कम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे उनको बचाना है। सब लोगों से विशेष आग्रह है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो श्रृंखला रोज आपको 1 या 2 या 3 वीडियो मिले। मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूं, ज्यादातर वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याएं चल रही हैं, ऊपर से चुनाव भी हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश शासन का एक अंग हूं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे वहां भी निभानी होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक सरकारी व्यक्ति हूं, जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। आप सब लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं इसे पूरी तरह निभाऊंगा। मैं जो नया सिलेबस है उसे एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले पूरी तरह समाप्त कर दूंगा, इस बात की और मैं आपसे स्वीकृति ले रहा हूं, आपको सबको आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं इसे 15 से 20 दिन पहले समाप्त कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।